Hey guys, welcome to this sensational episode of Friction. तो ये एपिसोड बेस्ड है फ्रिक्शन के सबसे हॉट टॉपिक और वो है द टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स. Basically, this two block problems is in fact the most tricky subtopic of friction. और इसी वजह से ये IIT और एम्स की एंट्रेंस में पेपर सेट करने का सबसे फेवरेट टॉपिक है, जिसे हम फुल मस्ती में सीखने जा रहे हैं. और आज के इस सुपर अमेजिंग एपिसोड के बाद आई एम श्योर कि आप लेवल 1 से लेकर के लेवल 3, 4, 5, 6, 7 किसी भी लेवल का हो प्रॉब्लम्स को बिंदा सॉल्व कर डालोगे, राइट? तो तैयार हो मस्ती में इस हॉट टॉपिक को पढ़ने के लिए? सो लेट्स स्टार्ट आवर डेट विथ दिस टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स. शुरुआत करते हैं आज के सुपर डुपर अमेजिंग स्टोरी के साथ, जो इस टू ब्लॉक केस के साथ बिल्कुल ट्यून्ड है. ये एक मनी माइंडेड गर्लफ्रेंड की कहानी है जिसका नाम सुजैन है, ठीक है? तो बात एक रोज़ की है जब उसके एग्जिस्टिंग बॉयफ्रेंड हैरी ने उसे एक डेट पर चलने को कहा. तो उसने कहा ठीक है, और प्लानिंग बनी कि होल डे घूमना फिरना, खाना पीना और शाम को मूवी. तो पूरे दिन घूम फिर कर चीज़ बस पिज़्ज़ा एंजॉय करने के बाद अब बारी आई मूवी की, और हैरी के पास अब भी 1500 रुपये थे. मगर जब वो दोनों सिनेप्लेक्स पहुँचे तो सुजैन को उसका एक और फ्रेंड मिल गया, जॉन, जिसका सुजैन पर पहले से ही क्रश था. अब क्या हुआ कि जॉन ने उसे एक प्रपोजल दिया, क्या इस बोरिंग हैरी के साथ डेट पर आई हो, चलो मेरे साथ चलो, हम बालकनी की 2 टिकट्स ले लेते हैं और चीज़ पॉपकॉर्न के साथ मूवी एंजॉय करते हैं. तो सुजैन ने कहा कि जा छोरे, बालकनी की टिकट्स तो हैरी भी ले सकता है, मैं तो उसी के साथ जा रही हूँ, क्योंकि बालकनी की 2 टिकट्स 1000 रुपये की और चीज़ पॉपकॉर्न 200 रुपये की थी, जो कि हैरी आराम से अफोर्ड कर सकता था, और जॉन के पास सिर्फ 1200 रुपये थे. तो जॉन की हालत देखने लायक थी और वो तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो गया. मगर यदि उस दिन कहीं जॉन के पास 2000 रुपये होते और उसने सुजैन को बॉक्स के सीट के लिए ऑफ़र दिया होता जिसकी 2 टिकट्स 1600 रुपये की थी, तो शायद सुजैन जॉन के साथ ही चली जाती. राइट? गाइस, दिल पे नहीं लेने का, दिमाग पे लेने का, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह फ्रिक्शन के टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स में भी एक मनी माइंडेड गर्लफ्रेंड होती है जिस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, और एक एग्जिस्टिंग बॉयफ्रेंड जिन्हें एक दूसरा लड़का यानी कि वो एक्सटर्नल एजेंट अलग करना चाह रहा होता है. यदि हैरी का बैंक बैलेंस यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन एनफ है, तब तो सुजैन हैरी के साथ रह जाएगी, अर्थात दोनों ब्लॉक्स साथ में चलेंगे, वरना सुजैन उसे छोड़कर चली जाएगी और बेचारा हैरी देखते ही रह जाएगा, अर्थात ये ब्लॉक इसे छोड़कर आगे निकल जाएगी. और वो तब होगा जब एक्सटर्नल एजेंट अर्थात जॉन हैरी के बैंक बैलेंस को अर्थात स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा, राइट? तो एक काम करते हैं, पूरा सिनेरियो दिमाग में सेट कर लेते हैं. ब्लॉक ए सुजैन, ब्लॉक बी हैरी, एक्सटर्नल एजेंट जॉन, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हैरी जो कि यहाँ पर 1200 रुपये है, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि मैक्सिमम स्पेंडिंग कैपेसिटी ऑफ हैरी जो कि हमारे एग्जांपल में 1500 रुपये है, राइट? तो चलो अब देखते हैं एक्चुअल कहानी क्या है. होता क्या है इसके अंदर की, देयर आर 2 ब्लॉक्स केप्ट वन अबव द अदर एंड देयर इज एन एक्सटर्नल एजेंट, ही मस्ट बी जॉन, राइट, who drags one of the blocks, of course Suzanne, with a certain force. अब देखो, इसमें होना जानना कुछ नहीं है. इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो या तो ये साथ चलेंगे या तो साथ नहीं चलेंगे, यानी इनके बीच में स्लिपिंग हो जाएगी, राइट? तीसरा कोई केस तो हो ही नहीं सकता. यानी जब जॉन प्रपोज मारेगा तो भाई या तो ये दोनों साथ रहेंगे या तो साथ नहीं रहेंगे, राइट? प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें तो यदि ये 2 ब्लॉक्स ऐसे रखे हैं तो शुरू में जब एक्सटर्नल फोर्स की मैग्नीट्यूड कम होगी तो ये दोनों साथ में चलेंगे, मगर यदि हम इस फोर्स को काफ़ी बढ़ा दें तो पिक्चर कुछ ऐसे दिखेगी, राइट? तो अब देखते हैं इसके अंदर सवाल कैसे बनते हैं. इसमें हमसे या तो एक्सटर्नल फोर्स के किसी मैग्नीट्यूड के लिए दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशंस पूछ ली जाएगी, या ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ एक्सटर्नल फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिस पर कि स्लिपिंग शुरू हो जाए, कि कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे स्लिपिंग शुरू हो जाए, राइट? यानी कम से कम जॉन को कितना खर्च करना पड़ेगा जिससे सुजैन उसके साथ चली जाए, राइट?
जो कि मेरे ख्याल से 1500 रुपये था, क्योंकि हैरी के खर्च करने की मैक्सिमम लिमिट 1500 रुपये ही थी। ये तो फटाक से बता दोगे आप लोग ना। चलो अब आगे देखते हैं। अब हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ किसी पर्टिकुलर केस में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है। अब उसमें हम म्यू एन की वैल्यू नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे अगर आपसे इस केस में पूछा जाए कि इस समय स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, तो क्या बताओगे? तो हैरी और सुजैन के केस में 1500 रुपये बताओगे? नहीं, आप बताओगे यस 1200 रुपये। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 1500 रुपये तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, राइट। तो भैया बातों बातों में तो अराउंड 75% 2 ब्लॉक प्रॉब्लम आपने सीख ही लिया। इसकी जो बारीकी है वो तो आपने सीख ली कि भाई क्या क्या केसेस हो सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है और उसके आंसर्स कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए। अब क्या करते हैं कि बच्चे को जी 25% जो कि ज़रा सी एफबीटी और एक तो इक्वेशंस है वो भी चलो सीख लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी टेक्निकल सा लग रहा है, तो हम भी इसे ज़रा टेक्निकली ही कमांड करेंगे। चलो फिर मिलकर सारे कंसेप्ट का आज हम रिमांड करेंगे। अरे ये तो शायरी हो गई है ना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ स्टेप्स लिखवा देते हैं, मगर ऐसे नहीं। ऐसा करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं और पैरेलली उस पर वो सारे स्टेप्स अप्लाई करते चलते हैं, ताकि भी आपके दिमाग में सही सही जगहों पर बैठ जाए। और आगे भी आज इस टॉपिक को कायदे से कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही सीखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डेटा बेस्ड है। मीन्स फोर्स, मासेस या म्यू की वैल्यूज़ ज़रा सी भी चेंज कर दें तो पूरा का पूरा केस ही चेंज हो जाता है। तो चलो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट पॉसिबल न्यूमेरिकल से सीखना शुरू करते हैं, जिसमें वी विल बी हैविंग अ ब्लॉक ए ऑफ मास लेट्स से 5 kg। ये सुजैन है, हाँ। 5 kg की सुजैन एंड अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास 3 kg केप्ट ऑन ए। ये तो हैरी है, उससे भी दुबला। ओके कोई बात नहीं। नाउ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी इज लेट्स से 0.6, ओके, एंड देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स लेट्स से 40 न्यूटन, राइट, एंड देयर इज नो फ्रिक्शन एट द फ्लोर। Now we have to find out, number 1, acceleration of both the blocks, acceleration of both the blocks, and number 2, the nature, direction and magnitude of the friction that will be acting between them at this situation, right? तो भाई अब ये हो सकता है कि या तो ये दोनों साथ चलेंगे या फिर साथ नहीं चलेंगे, स्लिपिंग आ जाएगी इनके बीच में। मगर अब देख कर तो बता नहीं सकते, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस वगैरह कर लेंगे, राइट। तो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होगी कि हम सर्वप्रथम इस एजम्पशन के साथ आगे बढ़ेंगे कि दोनों साथ चल रहे हैं, यानी वी आर एज्यूमिंग कि बोथ आर मूविंग टुगेदर, राइट। नाउ वी हैव टू चेक कि आवर एजम्पशन इज राइट और रॉन्ग, तभी शायद हम सही सिचुएशन को समझ पाएंगे, राइट। अब इसके लिए हम आपको कुछ प्रॉपर स्टेप्स लिखवा देते हैं। वैसे तो सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए स्टेप्स की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, यदि कोई लेवल 3, 4 या 5 के प्रॉब्लम्स टकरा जाए तो वो भी इन स्टेप से बच नहीं पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग दोज स्टेप्स वन बाय वन। सो द फर्स्ट स्टेप इज assuming both the blocks to be moving together, find out their common acceleration. Find out their common acceleration. तो अगर इसे हमारे इलस्ट्रेशन में अप्लाई करते हैं तो हम यूँ मान कर चलेंगे कि हमारे पास दो नहीं, हमारे पास तो एक ही ब्लॉक है, 5 + 3 8 kg का। मानो ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं फेविकॉल से, राइट। तो अगर वाकई ये एक सिंगल ब्लॉक होता तो कितने एक्सेलरेशंस चलता, F/m करके निकाल लेते हैं। इट विल बी सिंपली 40/8 एंड दैट विल बी 5 m/s², 5 m/s²। So following the first step,
the common acceleration comes out to be A common equal to F net upon total mass. F net upon total mass किसी भी सिस्टम के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ भी यही हमारा फॉर्मूला होगा. So it will be 40 upon 5 plus 3 and that will be 40 upon 8. It will come out to be 5 meter per second square, right? So this was our very first step. अब हमें ये चेक करना होगा कि हमारा एजम्पशन करेक्ट है या रॉन्ग. तो इसके लिए तो शायद ऐसा कुछ चाहिए होगा जो हमारे एजम्पशन के साथ कंट्राडिक्ट करे. ऐसा कुछ है क्या जिस पर कोई बाउंडेशन हो, जिसकी कोई बाउंड्रीज हो, कोई लिमिटेशन हो? यस, सही सोचा आपने. इट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी हमेशा एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक लिमिट होती है, राइट? तो अब बारी है सेकेंड स्टेप की. एंड द सेकेंड स्टेप इज ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स of both the bodies with a very important caution, with a very important caution that not to assign any value to the static friction, that not to assign any value to the static friction. Otherwise this will be the master stroke for our upcoming mistakes, because if you assign mu n for static friction, then you are already assuming that the blocks are moving together and they are at the verge of slipping. तो ये हम पहले से कैसे एज्यूम कर सकते हैं, राइट ना? एंड इफ यू वंस केप्ट mu n at this stage, then you won't be able to track your mistake when you won't get your answer, because you will say कि हमने तो कोई गलती करी नहीं, फ्रिक्शन की तो वैल्यू mu n होती है, सर ने तो यही सिखाया था. अरे नालायको, फ्रिक्शन की नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू mu n होती है, राइट? और हमें अभी तक तो ये मालूम नहीं है कि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक या काइनेटिक, कुछ भी नहीं मालूम. तो हम इस स्टेप पे वो वैल्यू बिल्कुल भी असाइन नहीं कर सकते. ये फ्रिक्शन के 95% क्वेश्चंस के लिए आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? कि जब तक केस डिसाइडेड नहीं होगा तब तक आप स्टैटिक फ्रिक्शन को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है? तो चलो अब हम अपने इस एग्जांपल में ये स्टेप अप्लाई करके देखते हैं, राइट? देखो, ये स्टेप इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि इस टाइप के केसेस में दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस पर आगे लगेगी और किस पर पीछे, जो कि ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं. तो इसको ख़ास तौर पे ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ऐसे केसेस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझने के लिए याद रखेंगे कि फ्रिक्शन सबसे पहले उसको पकड़ता है जो पहले आगे जाना चाहता है. तो इन दोनों में आगे जाने की टेंडेंसी किसकी है? सुजैन की, आई मीन ए की. तो फ्रिक्शन इस पर पीछे लगेगा और यह फ्रिक्शन ए पर किसने लगाया? बी ने. तो वो भी इसके रिएक्शन से बच नहीं पाएगा, तो इसका रिएक्शन बी पर लगेगा टूवर्ड्स राइट, ठीक है? तो यहाँ फ्रिक्शन एक की मोशन को तो अपोज कर रहा है मगर दूसरे की मोशन को वो सपोर्ट कर रहा है. दैट मीन्स ये एग्जाम्पल भी हमें बता रहा है कि फ्रिक्शन मे और मे नॉट सपोर्ट मोशन, फ्रिक्शन मे और मे नॉट सपोर्ट मोशन, बट इट ऑलवेज ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन, ऑलवेज ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन, राइट? तो इसी के साथ स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया. अब बारी है स्टेप 3 की. एंड द स्टेप 3 इज फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज बीइंग एक्टिंग, ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज बीइंग एक्टिंग. यानी कि हमें उस ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालनी है जिसको चलाने वाला सिर्फ फ्रिक्शन है, जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. अब इसको ज़रा और अच्छे से समझते हैं. यहाँ बी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और उसकी एफबीडी चीख कर कह रही है चीख कर बता रही है
कि उसको सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही चला रहा है, अर्थात बी के लिए ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन है। और क्योंकि उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, इस वजह से बी के एक्सेलरेशन की भी एक मैक्सिमम लिमिट होगी। बी के एक्सेलरेशन की भी एक मैक्सिमम लिमिट होगी, क्योंकि उस पर लगने वाला जो फोर्स है उसकी खुद की ही एक लिमिट है, राइट। तो इसको अच्छे से ध्यान रख लेंगे। इसीलिए इस स्टेप में मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन की बात कही गई है। तो चलो इसे निकाल लेते हैं। बी के लिए ए मैक्स की वैल्यू होगी एफ एस मैक्स अपॉन मास ऑफ ब्लॉक बी, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल अपॉन एम। अभी हम नॉर्मल की वैल्यू क्या लोगे, 30 न्यूटन लोगे या 80 न्यूटन लोगे? तो आपके स्टूडेंट्स 80 न्यूटन भी बता रहे हैं लेकिन ध्यान रखेंगे कि 80 न्यूटन जो नॉर्मल है ना, वो नीचे वाले सरफेस पे है, क्योंकि नीचे वाले सरफेस पे दोनों ब्लॉक्स का दबाव है, जबकि इस सरफेस पे सिर्फ ब्लॉक बी का दबाव है, राइट। इसलिए इस सरफेस पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ 30 न्यूटन। तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ए मैक्स की वैल्यू निकल के आएगी 0.6 इंटू 30 होल डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि बी का मास कितना है, 3 है। तो इट विल कम आउट टू बी, आई थिंक इट विल कम आउट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अर्थात बी इस सिचुएशन में अधिकतम 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर ही चल सकती है। और हमने ये एज्यूम किया कि ये दोनों ब्लॉक्स साथ में चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे, साथ में चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे, जो कि संभव है, जो कि संभव है, बिल्कुल संभव है। क्योंकि कोई भी चीज़ अपने मैक्सिमम से छोटी तो हो सकती है, लेकिन बड़ी नहीं हो सकती। तो क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू है एक्सेलरेशन की वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकती है, तो खुशी की बात है कि हमारा एजम्पशन यहाँ पर बिल्कुल सही है। And hence we can conclude that both the blocks are moving together at 5 meter per second square, right? अब देखो, यदि यहाँ पर कहीं म्यू की वैल्यू 0.6 ना होती, वो 0.2 होती, तो ए मैक्स कितना होता, ए मैक्स होता 0.2 इंटू 30 अपॉन 3 विच विल कम आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थात उस केस में बी अधिक से अधिक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे चल सकती है, जबकि हमने तो उनको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे चलता हुआ माना, राइट। तो बात यह है कि अगर क्वेश्चन को हम ज़रा सा चेंज करें और 0.6 के स्थान पे 0.2 ले लें, तो शायद पूरी की पूरी कहानी बदल जाएगी और हमें ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि हमारा एजम्पशन बिल्कुल गलत है, राइट। तो हालांकि इस केस में क्योंकि म्यू की वैल्यू 0.6 है, इसलिए हमारा एजम्पशन बिल्कुल सही है, राइट। तो बात ये आ गई कि अगर म्यू की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दिया जाए, अगर 0.6 की जगह पे 0.2 0.3 कर दिया जाए, तो शायद ए मैक्स की वैल्यू 5 से भी कम आएगी, और उस केस में दोनों ब्लॉक्स साथ में नहीं चल पाएंगी। दैट मीन्स उस केस में दोनों के बीच में स्लिपिंग आ जाएगी, दोनों के बीच में स्लीपिंग आ जाएगी और दोनों की एक्सेलरेशंस अलग अलग हो जाएगी, राइट। तो इस केस को हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो बहरहाल इस एग्जाम्पल में एक और बहुत प्यारा सा एक पार्ट रह गया है, जिसके अंदर हमें निकालना है कि फ्रिक्शन की यहाँ कितनी वैल्यू लग रही है। तो इस क्वेश्चन में पहला ही ऑप्शन कितना दे रखा होगा, म्यू इंटू नॉर्मल। वो जानबूझकर म्यू इंटू नॉर्मल दे देंगे, लेकिन क्या यहाँ पर म्यू इंटू नॉर्मल लगेगा? जो बच्चे अभी भावनाओं में बह रहे हैं वो तो लगा देंगे म्यू इंटू नॉर्मल, है ना। लेकिन जो स्टूडेंट्स अलर्ट है वो कहेंगे कि नहीं सर, यहाँ पर म्यू एन नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। हमने देखा था ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स हैरी का एक्सपेंडिचर, हैरी का खर्च, वो तो सिर्फ 1200 रुपये था, 1500 रुपये थोड़ी था, वो तो उसकी मैक्सिमम लिमिट थी, राइट। बिल्कुल वैसे ही हमें देखना होगा यहाँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है। हाँ, ये हो भी सकता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन बिना चेक किए हम बता नहीं सकते। हालांकि थोड़ी देर में हम आपको एक ट्रिक भी बता देंगे जिससे आप ओरली ही इसका आंसर बता दोगे, लेकिन पहले ईमानदारी वाला मेथड, राइट।
इनफैक्ट ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस आपने क्या करना है कि दोनों में से किसी एक पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा देना है। क्योंकि इन पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो वो इक्वेशन से एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम बी पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा देते हैं। इस पर लगेगा एफ एस इक्वल टू एम ए। सिंपली एफ एस इक्वल टू एम ए, क्योंकि बी पर एक ही फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ बी की मास 3 kg है और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ एस की वैल्यू कितनी आएगी? 3 × 5 दैट इज़ 15 न्यूटन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी अगर देखें निकाल के, तो एफ एस मैक्स विल बी म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस की वैल्यू 0.6 और नॉर्मल की वैल्यू 30 एंड इट विल कम आउट टू बी 18 न्यूटन। तो साफ दिख रहा है कि इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम यानी 18 न्यूटन ना लगकर सिर्फ 15 न्यूटन लग रहा है। तो ये बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन था क्योंकि इसमें गलती होने की बहुत चांसेस थी। तो इसको दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेंगे कि जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन पर सवाल पूछा जाएगा तो बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे, सकते में आ जाएंगे और बिल्कुल सही आंसर निकाल कर बताएंगे। राइट। तो इसी के साथ ये प्यारा सा एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट होता है, जिस एग्जाम्पल से हमने ये सीख लिया कि 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स को हमें हैंडल कैसे करना है। राइट। तो कुल मिला के यहाँ पे वो सारे स्टेप्स हमने अप्लाई कर दिए। अब उनको ज़रा लिख लेते हैं। हमने स्टेप 3 तक तो लिख लिया था कि फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन विच देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। तो नेक्स्ट स्टेप 4 में हम लोग लिख लेते हैं कि इफ ए कॉमन इज लेस देन ए मैक्स, ए कॉमन इज लेस देन ए मैक्स, देन आवर assumption will be correct and the blocks will move together at A common। अच्छा, यहाँ पर एक काम करेंगे कि A कॉमन लेस देन इक्वल टू A मैक्स लिख देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ मैक्सिमम के बराबर तो हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो एग्जम्पशन फेल कब हो जाएगा? जब A कॉमन ग्रेटर देन A मैक्स हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पर हम लोग लेस देन इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं। तो अगर A कॉमन की वैल्यू A मैक्स के बराबर भी होगी तो भी हमारा एजम्पशन सही होगा और दोनों ब्लॉक्स साथ में ही चलेंगे। राइट। नाउ इफ A कॉमन इज ग्रेटर देन A मैक्स, अगर A कॉमन कहीं A मैक्स से ज़्यादा आ जाए तो ऐसे केसेस में हमारा एजम्पशन बिल्कुल फेल हो जाएगा और हम दुख के साथ ये कंक्लूड करेंगे कि द ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर एंड देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन ईच अदर। राइट। अब अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्रीवियस एग्जाम्पल में एक्सटर्नल फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? एक्सटर्नल फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि जिस पर ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग जस्ट शुरू हो पाए, जिस पर ब्लॉक्स के बीच में जो स्लिपिंग है जस्ट शुरू हो पाए, तो उसके लिए मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा आपको एक्सटर्नल फोर्स? तो अगर ये पूछूं तो आप क्या बताओगे? यानी ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मिनिमम जॉन को कितना स्पेंड करना पड़ेगा ताकि सुजैन उसके साथ चली जाए, तो इसके लिए जॉन को मिनिमम कितना खर्च करना पड़ेगा? एंड दैट वाज 1500 रुपीज़। राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको बताना है, मगर ज़रा सी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होगी। हालांकि वो कैलकुलेशन वर्बली ही कर लेंगे हम लोग। राइट। चलो लेट्स सी। When the blocks will be at their verge of slipping, the friction acting will be maximum static. Right? The friction acting will be maximum static. क्योंकि ये तो याद रखने वाली चीज़ है कि जब भी स्लीपिंग के कगार पे खड़ी होगी कोई सिस्टम तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक स्लीपिंग शुरू नहीं हुई है। तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। वेरी नाइस। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और वो भी मैक्सिमम वैल्यू के साथ। तो ये तो याद रखने वाली चीज़ है, तो इसको अच्छे से दिमाग में सेट करके रखेंगे। राइट। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि वर्ज ऑफ स्लीपिंग पे जिस समय स्लीपिंग जस्ट शुरू होने वाली होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे एक्ट करेगी। ठीक है।
दैट मीन्स इस सिचुएशन में द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बी विल बी मैक्सिमम, क्योंकि उस पर ये वाला फोर्स तो लग ही नहीं रहा। देखो एक्सटर्नल एजेंट और बी के बीच में तो कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ध्यान रखेंगे कि इस सिचुएशन में बी पर जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो बिल्कुल मैक्सिमम होगा। तो अगर बी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम होगा इस समय, तो फिर तो उसकी एक्सलेशन भी निश्चित रूप से मैक्सिमम होगी, राइट, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि एट द वर्च ऑफ स्लीपिंग बी जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे चलेगा, राइट। और क्योंकि अभी भी स्लीपिंग शुरू नहीं हुई, तो इसका मतलब ए भी बी के साथ चलेगा और उसकी भी मजबूरी है कि अब भी उसको 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे ही चलना है, साथ में चलना है। इसका मतलब अब सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो गया कि राइट नाउ एट दिस सिचुएशन बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर एट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर तो नेट एक्सटर्नल फोर्स निकालना बेहद आसान हो गया। सिंपली F इक्वल टू m लगा लो। टोटल मास कितना है दोनों का? टोटल 8 kg, और दोनों कितने पे चल रहे हैं? 6 पे। तो फिर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना चाहिए होगा? एग्जैक्टली 48 न्यूटन। F external equal to 8 into 6 and that will be 48 न्यूटन, राइट। चलो, तो इस सवाल का तो हमने जवाब दे दिया कि कम से कम मिनिमम जो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ताकि स्लीपिंग शुरू हो जाए, दैट शुड बी 48 न्यूटन, राइट। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बताओ इसी एग्जाम्पल में मैक्सिमम कितना फोर्स लगाओगे एक्सटर्नल, ताकि उनके बीच में स्लिपिंग शुरू ना हो यानी उससे ज़्यादा लगाओगे, मैक्सिमम से ज़्यादा लगाओगे तो स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम कितना लगा सकते हो जिससे कि स्लिपिंग शुरू ना हो जाए, है ना। तो ये आपको समझ के बताना है ना। समझ में आ रहा है सिचुएशन? एग्जैक्टली। मज़े की बात यह है कि इस केस में भी आंसर कितना आएगा? 48 न्यूटन। 48 न्यूटन क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम फोर्स होगा जिस पर कि स्लीपिंग ना हो, यानी उससे ज़रा सा भी बढ़ा दोगे अगर एक्सटर्नल फोर्स को, तो स्लीपिंग शुरू हो जाएगी। यानी अगेन दे आर एट देयर वर्ज ऑफ स्लीपिंग। एग्जैक्टली, राइट। तो अगेन दे आर एट द वर्ज ऑफ स्लीपिंग, अगेन द फ्रिक्शन फोर्स विल बी मैक्सिमम स्टैटिक, एंड अगेन the block B as well as block A will move at 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल ओरली आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। कितना होगा? 48 न्यूटन। तो ये मज़े की बात है, या तो मिनिमम फोर्स पूछ ले या तो मैक्सिमम फोर्स पूछ ले, दोनों ही केस में आंसर विल बी सेम, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हम वो केस ले लेते हैं जिस केस में स्लीपिंग हो जाएगी जिस केस में इनके बीच में स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं उस केस को कैसे निपटाते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, है ना। तो चलो अगले एग्जांपल में हम लोग सिमिलर एक सिचुएशन लेते हैं जिसके अंदर ब्लॉक ए की मास चलो 10 kg ले लो और ब्लॉक बी की मास 5 kg ले लो। बी की मास 5 kg ले लेते हैं। अब ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट रखते हैं उसको लेट से 0.4 कर देते हैं, 0.4 कर देते हैं, राइट। और जो सरफेस है, बॉटम सरफेस, चलो वहाँ पर भी हम लोग फ्रिक्शन ले लेते हैं, है ना। तो ये केस भी सरफेस पे अगर फ्रिक्शन हो, ये वाला केस भी हम लोग लगे हाथों सीख लेंगे। तो लेट से सरफेस पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.1 ले लेते हैं, है ना, 0.1। फाइन। अब हम एक फोर्स लगाने जा रहे हैं, चलो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं इस पर, और लेट से द एक्सटर्नल फोर्स इज लेट से 90 न्यूटन, राइट। Now in this example we will find out the acceleration of both the blocks, acceleration of both the blocks, ठीक है। चलो तो अब इसको देखते हैं कैसे किया जाए। तो इसके अंदर सबसे पहले स्टेप 1 लगा देते हैं। देखो दिमाग में सेट कर लो कि स्टेप्स क्या क्या थे। पहले ए कॉमन निकालेंगे, फिर ए मैक्स निकाल लेंगे, और उसके बाद देख लेंगे कि जो हमारी एज्यूम्ड एक्सेलरेशन है, कॉमन एक्सेलरेशन, क्या वो मैक्सिमम से भी ज़्यादा आ रहा है या उससे कम आ रहा है।
तो वो डिसाइड कर देगा कि केस क्या होगा, कि वो दोनों साथ चलेंगे, अलग चलेंगे, हमारा एजम्पशन सही है कि गलत है, राइट। तो ओवरऑल आपने दिमाग में ये सेट रखना है कि सबसे पहले एक कॉमन निकाल लेंगे और उसके बाद ए मैक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस केस में भी चलो एक कॉमन निकालते हैं, लेकिन मज़े की बात ये होगी कि यहाँ पे इस केस में लोएस्ट सरफेस पे भी, लोएस्ट पॉइंट पे भी एक फ्रिक्शन लगेगा टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि दोनों आगे की ओर राइट की ओर जा रहे हैं, तो टूवर्ड्स लेफ्ट एक फ्रिक्शन लगेगा। देखते हैं कितना लगेगा। लुक, अगर ये दोनों आगे की ओर भागेंगे तो फिर तो निश्चित रूप से काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जो कि म्यू इंटू नॉर्मल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो निकाल लेते हैं कितना होगा, है ना। तो दैट विल बी, इसको F1 का नाम दे देते हैं। तो F1 विल बी इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल एंड दैट विल कम आउट टू बी 0.1 इंटू नॉर्मल। यहाँ पे कितना होगा, एग्जैक्टली 150 न्यूटन। तो 0.1 इंटू 150 कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन। सो लोएस्ट पॉइंट पे जो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगी वो लगेगी कितनी, 15 न्यूटन। फाइन। तो अब अगर ये दोनों, जैसा हमारा एजम्पशन है स्टेप 1 के अंदर कि लेट अस एज्यूम कि बोथ आर मूविंग टुगेदर एट अ कॉमन एक्सेलरेशन, तो दोनों के दोनों अगर साथ चलेंगे तो हम कहेंगे हमारे पास तो एक ही ब्लॉक है 15 kg का। तो अगर 15 kg आगे की ओर जा रहा होगा, उसको पीछे की ओर 15 न्यूटन रोक रहा होगा और फोर्स हमारे पास 90 न्यूटन है एक्सटर्नल, तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो एक्सलेशन विल कम आउट टू बी F नेट अपॉन टोटल मास, राइट। F नेट कितना, आगे की ओर 90, पीछे की ओर 15, तो रिजल्टेंट कितना बैठा, एग्जैक्टली 75 न्यूटन। तो 75 अपॉन टोटल मास कितना है, 15, एग्जैक्टली। तो 15 से डिवाइड कर देते हैं तो एक्सलेशन विल कम आउट टू बी 75 अपॉन 15 एंड दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is our common acceleration, right? तो सबसे पहले तो हमें आंखें बंद करके कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेना होगा। उसके बाद ए मैक्स निकालना है। किसका ए मैक्स, जिस पर कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी इस केस में भी बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे हम लोग। तो बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, ए मैक्स इक्वल टू, इस पे तो अगेन एफ एस मैक्स लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो एफ एस मैक्स कितना होगा, म्यू इंटू नॉर्मल, वहाँ का नॉर्मल अपॉन उसका मास यानी 5 kg, राइट। तो म्यू वहाँ पे है 0.4 और नॉर्मल वहाँ पे कितना होगा, एग्जैक्टली। अब आप गलती नहीं करोगे, वहाँ पे नॉर्मल होगा 15 न्यूटन, क्योंकि इस सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ 5 kg का दबाव है ना। तो इस हिसाब से नॉर्मल होगा 50 न्यूटन और हमारे पास निकल के आएगा 0.4 इंटू 50 अपॉन 5 and it will come out to be 4 meter per second square. It will come out to be 4 meter per second square. लेकिन मैक्सिमम अलाउड एक्सेलरेशन बी का कितना, सिर्फ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे ज़्यादा पे तो चल नहीं सकता बी, यानी कि हमारा एजम्पशन इस केस में बिल्कुल गलत हो गया। दुख की बात है, राइट। तो नीचे लिख लेते हैं, दुखी मन से लिख लेते हैं कि सिंस ए कॉमन is greater than A max, hence our assumption will be wrong. दुखी मन से लिखना, right? तो our assumption will be wrong and hence the blocks will not move together. There will be slipping between them, यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन अब अलग अलग होगा। तो उस केस में हमें अलग अलग निकालना होगा, right? अब सवाल उठता है कि इसके आगे कैसे बढ़े। तो वो भी यार बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत आसान दिख रहा है कि क्योंकि ए और बी के बीच में अब स्लीपिंग होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और क्योंकि म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम है, 0.4 कॉमन है ना, अलग से नहीं दिया हुआ है म्यू एस म्यू के, राइट। तो इसका मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा उसकी भी वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल आएगी, 0.4 इंटू 50, यानी कितना आएगा 20 न्यूटन, राइट, 20 न्यूटन। अब भैया बात यह है कि क्योंकि बी पर जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर लग रहा है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो बी के लिए तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं, वो ए मैक्स भी चलेगा। तो बी के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन में निकल के आया। क्यों निकल के आया, क्योंकि म्यू एस और म्यू के की वैल्यू बिल्कुल सेम है। इसका मतलब जो एफ के होगा वो एफ एस मैक्स के बराबर होगा, और एफ एस मैक्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन आ सकता है वो तो हमने पहले निकाल रखा है, ए मैक्स। तो बी के लिए अलग से कैलकुलेशन की आवश्यकता इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी अपने को, राइट। तो इस क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड बी की जो एक्सेलरेशन निकल के आएगी वो आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब बारी है ए की। तो उसके लिए ज़रा सा एक इक्वेशन आपको लगाना पड़ेगा। देखो हमने FBD की तो प्रैक्टिस कर रखी थी, तो ए का FBD बना लेते हैं। आगे 90 लग रहा है, देखो पीछे ये 15 न्यूटन पहले निकाल लिया था, और ऊपर वाले सरफेस पे भी पीछे की ओर FK यानी FS मैक्स के बराबर ही लगेगा, और वो कितना लगेगा 20 न्यूटन, अभी भी निकाला हमने। तो भैया पिक्चर एकदम क्लियर है कि आगे 90, पीछे 15 और ये 20, तो टोटल मिला के पीछे कितना हो गया, यस 35। तो नेट फोर्स कितना बताओगे, 90 से 35 गया, हिसाब बताओ 55 है ना। तो नेट एक्शन फोर्स कितना आया 55 न्यूटन। तो ए का जो एक्सेशन आएगा दैट विल बी 55/10 यानी 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पिक्चर एकदम क्लियर हो गया कि बी जो है वो अपने मैक्सिमम पर ही चलेगा यानी 4 पे, और जो ए है वो 5.5 पे चलेगा। तो होना भी ये चाहिए कि जिस पर आपने फोर्स लगाया उसकी लॉजिकली देखा जाए तो उसकी एक्सेलरेशन कंपेरेटिवली ज़्यादा आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक तरीके से चेक भी हो गया कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है कि बी का तो 4 है और ए का 5.5 है, राइट। तो इस तरीके से हमने ये वाला केस भी डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ आपका ये जो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स है यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, सारे केसेस हमने देख लिया। हालांकि इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में वो आपको मिलेगा, जिसके अंदर और भी 1-2 केसेस है छोटे मोटे, राइट, हल्का फुल्का जो वेरिएशन है वो अपन देखेंगे। अदरवाइज जो मेन चीज़ें थी जिससे कि आप कोई भी दुनिया का 2 ब्लॉक प्रॉब्लम हैंडल कर सकते हो, जो माइंडसेट, जो लॉजिक, जो कंसेप्ट आपको चाहिए था वो आपको इस पूरे लेक्चर में मिल गया।